कि एसएससी सीजीएल करके भी कोई वो होती है एग्ज़ाम के बारे में भी सर के बारे में सुना, सर से ही सुना है। सर ने फिर मेरे को डिटेल में सब चीज़ें बताई। तो उसी के बाद से फिर डे 1 से मैं कहीं फिर उसके बाद भटकाव मेरा हुआ ही नहीं है। मैं सर के यहीं सालों साल सर के ही मैं पढ़ा हूँ फिर तो मैं। हाँ प्रद्युम्न, आपको 2024 एसएससी सीजीएल में फाइनल सिलेक्शन के बाद कैसा महसूस हो रहा है? सर ये तो हर एक का सपना रहता है कि सर जिस चीज़ पे आप लक्ष्य बना के आप तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज़ की अगर वो मिल जाए आपको तो उसकी तो फिर कोई बात ही नहीं रहती। और सबसे बड़ी बात है ये सब आप अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, उनके नाम रोशन करने के लिए करते हैं। तो उनके लिए ही कर रहे थे। और जब ये रिज़ल्ट आया तो परिवार में जो खुशी का माहौल था वो मेरे को रिज़ल्ट के बारे में मेरे पिताजी ने ही बताया था सुबह, क्योंकि रात को मैं तो जल्दी सो गया था और रात को लेट नाइट आया ये रिज़ल्ट। तो सुबह पापा को एक चाचा जी ने कॉल करके बोला था कि ऐसे ऐसे आपके लड़का ऐसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में हो गया है। तो जब मैं ऊपर अपने रूम में सो रहा था तो पिताजी एकदम आंखों में आंसू थे उनके, और मैं उनको देख के मैंने कि इनको क्या हुआ ऐसा कि क्यों आ गए ऐसे रात को वो सुबह के टाइम पे। तो जब पिताजी ने कहा कि इंस्पेक्टर साहब अभी इतने लेट सोते रहोगे कि कैसे काम चलेगा, कैसे संभालोगे डिपार्टमेंट। तो मतलब पिताजी को अलग ही असीम असर, मतलब सर वो परिवार में माहौल खुश थे। और वो जो आंखों में आंसू थे, मैं डर गया था कि पता नहीं किस चीज़ के आंसू हैं, लेकिन सर उनके वो आंसू देख के तो सर बस यही चीज़ ज़िंदगी में चाहिए थी और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए सर। और इसी चीज़ के लिए मैं पढ़ रहा था सर दिनों रात, और जब भी पढ़ा है मैंने, जितने भी अटेम्प्ट दिए हैं इसी चीज़ के लिए दिए हैं सर। अगर तुम्हारे मन सपना ये था कि मेरे पेरेंट्स को बहुत खुशी हो, अगर किसी भी बच्चे को अगर इस तरह की चीज़ें भावनाएं रहती है तो मुझे लगता है कि 100% उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं ये बोलूँगा जैसे कि जब तुम पहली बार क्लास में आए थे, जब पहली बार आए थे तो क्या एसएससी सीजीएल का सोच के आए थे या क्या सोच के आए थे? सर एक्चुअली 12th के बाद सब मेरा फोकस केवल यही था कि डिफेंस लाइन में मैं जाऊं, और मेरा ये था कि एनडीए निकाल के एनडीए क्वालिफाई करके मैं अपना लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे जाना चाहता था। मेरा शुरू से आर्मी की तरफ थोड़ा मोटिवेशन उधर जाना था, लेकिन सर क्या है कुछ कारणों के चक्कर में मैं एसएसबी नहीं क्लियर कर पाया। 2 अटैम्प्ट थे मेरे पास, तो एनडीए मेरा क्लियर नहीं हो पाया। तो मैं जब अपने घर पे लौटा तो सब लोग तो ये सोच रहे थे कि मैं जब वहाँ से आऊँगा तो नौकरी लग के आएगी, सितारे लगे होंगे मेरे, तो लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो और हम लोग ऐसे मतलब मिडिल क्लास फैमिली हमारी, और पिताजी केवल खेती बाड़ी पे हम आश्रित हैं। पिताजी खेती करते हैं, अकेले हैं पिताजी, और हम लोगों को यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो जब मैं वहाँ से आया तो मेरे सामने कुछ नहीं था, मैं बिल्कुल एकदम ब्लैंक था। मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं आगे क्या करूँगा क्या नहीं। तो ऐसे कॉलोनी में कुछ लड़के सर आपके यहाँ पढ़ने आते थे कोचिंग में, तो सर उन्होंने बताया कि ऐसे अभी एग्ज़ाम, उस समय सर पुलिस का एग्ज़ाम आया था, तो बोल रहे थे कि चलो वहाँ पे चलते हैं। सर के अनुसर का नाम बहुत नाम सुना था मैंने अपनी कॉलोनी में, और इधर भी अभी भी है। तो बोल रहे थे कि सर के यहाँ चलते हैं। तो मैं जब पहले डे 1 में आया यहाँ पे सर के यहाँ, तो जब मैंने सर का पढ़ाने का तरीका देखा तो मैं वहाँ से समझ गया। और इस एग्ज़ाम के बारे में भी सर के बारे में सुना, सर से ही सुना है कि एसएससी सीजीएल करके भी कोई वो होती है। सर ने उस समय ASON ME के बारे में उस समय चर्चा कर रहे थे, तो मेरे को पता भी नहीं था कि ये सब चीज़ें पोस्ट भी होती हैं और ऐसे कोई एग्ज़ाम भी होता है। तो सर से एक दिन पर्सनली में मिल के सर ने फिर मेरे को डिटेल में सब चीज़ें बताई। तो उसी के बाद से फिर डे 1 से मैं कहीं फिर उसके बाद भटकाव मेरा हुआ ही नहीं है। मैं सर के यहीं सालों साल सर के ही मैं पढ़ा हूँ फिर तो मैं। नए लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो नए लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी अभी 12th का रिजल्ट आएगा, या कुछ लोग हैं जो 12th पास करने के बाद एसएससी सीजीएल की तरफ जाएंगे, CHS में, इनके लिए क्या मैसेज दोगे? सर उनके लिए मेरा सबसे बड़ा मैसेज यही है कि सबसे पहली बात, आप कहीं पे भी भटकाव की स्थिति में ना आए। सबसे बड़ा भटकाव एक तो ये है कि आप कहीं से आते हो, फिर आप ग्वालियर आके जैसे बड़े बड़े शहरों में आके आप पढ़ते हो, तो वहाँ से आप घर से जब आप निकलते हो तो आपकी आंखों में एक सपना रहता है, आपके पिताजी की आंखों में एक सपना रहता है कि हमारा बच्चा आएगा तो नाम रोशन करके आएगा जब भी घर आएगा। तो वो जो मोटिवेशन आप घर से लेके आते हो वो यहाँ पे लेके रखें। और जब भी आप यहाँ कोचिंग में आ रहे हैं, या 1 साल 2 साल जितने साल की भी आप यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस बीच मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा घर से जुड़ाव ना रखें। ना किसी होली त्यौहार, जो भी त्यौहार हैं आपके, 1 आध साल अगर नहीं मनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से छुट्टी लेके मत जाओ, क्योंकि यहाँ से जाओगे तो वो वहाँ पे जाके आपकी जो मानसिक स्थिति होती है वो बदल जाती है। जो आप यहाँ पे रहते हो तो आप अपने रिदम में रहते हो, पढ़ाई के रिदम में बने रहते हो। तो मेरा बस यही है कि और अपने सोशल मीडिया से थोड़ा अपना डिस्ट्रैक्ट ना हो, और अपने यही घर में ज़्यादा शादी ब्याह होते हैं तो छोटी छोटी बातों पे अपन घर भागने को मन करता है। बस वो मन को समझा लें थोड़ा,
तो चीज़ें थोड़ी अच्छी हो जाएंगी। तुम्हारा कहने का मतलब सिंपल सा है कि कंसिस्टेंसी रखना जरूरी, ठीक है। और दूसरा कि बार बार घर नहीं जाना है, हाँ, और सोशल मीडिया से दूर रहना है। तुमने क्या ये सब फॉलो किया था कि नहीं? सर मेरा आज की डेट तक, आज आपसे आज बात कर रहा हूँ तो सर मेरा ना फेसबुक पे कोई अकाउंट है, ना सर मेरा इंस्टा पे आज तक कोई अकाउंट है। और सर क्या होता है, जितने भी दोस्तों के बर्थडे वगैरह बनते हैं तो मेरा अकाउंट तो इनमें था ही नहीं। और दूसरी बात, मैं अपने दोस्तों का अगर ये सब चीज़ देख भी रहा हूँ तो मैं व्हाट्सएप की स्टेटस के द्वारा देखता था। तो सर मेरा आज तक मैंने स्टेटस भी नहीं अपने व्हाट्सएप पे नहीं डाला था। मेरे दिमाग में यही था कि जब भी कभी डालूंगा तो केवल अपने सिलेक्शन का जब पहला डालूंगा तो यही वाला स्टेटस डाला तो कि नहीं? यही वाला स्टेटस डाला है सर। और वो भी सर अपने छोटे भाई के इंस्टा से जो वीडियो डाउनलोड होती है उसमें वो लगाया जाता है जो गाने वाने। मैं उसके बाद सर उसी ने मेरा बना के मेरे को डाली वीडियो, तो मैंने अपने स्टेटस पे पहला स्टेटस डाला है। नहीं तो तुम्हारा स्टेटस ज़बरदस्त हो गया, सिर्फ शानदार हो गया। तो चलो अच्छा लगा, बढ़िया सा। प्रदमन नए लोगों को जो मैसेज दिया, ईश्वर करे आपसे और तरक्की हो। एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि सर मेरे को जब भी कभी पर्सनली कोई भटकाव आता भी था तो मैं बीच बीच में जैसे कभी उस चक्कर में नहीं कि सर से पूछने की बदौलत कि सर ऐसे ऐसे मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, बस सर से आके मैं यहाँ मिल लेता था। किसी भी कारण को लेके आ जाता था, कुछ भी कि सर मेरे से ऐसा ये यहाँ पे दोस्त के साथ आ गए, कभी सर से मिले तो सर से मिल के एकदम पॉजिटिविटी आती थी। क्योंकि जब यहाँ पे क्लासेस देखता तो जब ये लोग कुछ लोग सिलेक्शन, जैसे मेरे भैया है एक रोहित भैया, तो उन्होंने जब सिलेक्शन लेके आए तो उनके साथ आए तो वो मोटिवेशन बहुत आप मिलता था। तो सर से मिलके सर ने बहुत हेल्प की है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना आप तो खुद करते ही हो, अगर ऐसे गुरु मिल जाए आपको तो वो बात कुछ और ही होती है। नए लोगों के लिए तुम मोटिवेशन होते हो। असल में क्या होता है कि नए बच्चे नहीं समझ पाते कि किस फील्ड में जाना है। तो मान लो कि शुरुआत के दौर में कोई बच्चा आता है पढ़ने के लिए, बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो जो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो तुम्हें लग रहा है कि लगभग वैसा ही कुछ इनके साथ भी हो रहा होगा, ऐसा कोई पॉइंट है? हाँ सर, शुरुआत में क्या होता है, जब आप ग्रेजुएशन के पीरियड में होते हैं, आप 1 साल 2 साल, तो उस पीरियड में क्या रहता है कि आप एकदम इन चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाते। आपके जीवन में जो चीज़ें चल रही होती हैं, आप एकदम से जो मैं बोल रहा हूँ उन चीज़ों पे आप एकदम फोकस होके भी नहीं कर सकते। लेकिन बस मैं यही कहूँगा, आप कुछ भी करिए, धीमे धीमे पढ़ाई की और अपना मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए, सर से बातचीत करते रहिए। अगर कभी भटकाव होता भी है तो खुद को संभालिए, अपने माता पिता की तरफ उनसे बात करते रहिए टाइम टू टाइम। अगर घर पे वो रहते हैं, आप यहाँ अकेले रहते हैं, तो उनसे टाइम टू टाइम बात करते रहिए। और अगर वैसे तो भगवान नहीं चाहे कभी कुछ हुआ, डिमोटिवेशन वगैरह कभी ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आप अपने माता पिता से जब बात करेंगे, वो अपनी जब अपने घर की बारे में बताएंगे कि ऐसी ऐसी बातें हैं, तो उससे आप ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड हो जाएंगे और आपको कहीं कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। हाँ, सीधा सीधा अपने घर की परिस्थिति के हिसाब से। बस बहुत बढ़िया लगा, धन्यवाद बहुत बहुत प्रदमन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।